आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अतीक अहमद हत्याकांड में रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड में आज एक बंद लिफाफे की खूब चर्चा हो रही है। दावा यही है कि हत्या से पहले अशरफ ने एक खत लिखा था और उस खत को बंद लिफाफे में रखा था। ये नया खुलासा अतीक के वकील ने किया है। बता दें आपको कि जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश की अफसरशाही हरकत में आ गई है। अतीक के वकील के बयान के बाद अब सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने दावा किया है कि जल्द ही यूपी सीएम के पास एक सीलबंद चिट्ठी पहुंचेगी। इस बंद लिफाफे में अतीक और अशरफ को मरवाने वाले का नाम लिखा होगा। अशरफ ने उनसे कहा था कि अगर कभी उनकी हत्या हो जाएगी तो ये बंद लिफाफा जो है वो चीफ जस्टिस और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा देना। विजय मिश्रा के बयान के बाद अब पूरे यूपी की सियासत में हलचल हो गई है। हालांकि उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उधर सोमवार को अशरफ की चिट्ठी वायरल होने के बाद अब शाइस्ता की चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये चिट्ठी उमेश पाल हत्याकांड के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी की बताई जा रही है। बता दें आपको कि जिसमें लेडी डॉन ने अतीक और अशरफ की हत्या की जाने की आशंका जताई थी। शाइस्ता की कथित चिट्ठी में पुलिस अधिकारियों का नाम लेकर बाहुबली की जान पर खतरा बताया गया था, जिसमें तत्कालीन एडीजी प्रेम प्रकाश का नाम भी शामिल था। शाइस्ता ने योगी सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगाया था कि उसे महापौर चुनाव में दूर रखने की साजिश रची गई। बताते चले कि बीएसपी से महापौर पद की जो उम्मीदवार थी अतीक की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मंत्री ने ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई जिसका आरोप उसके पति और परिवार पर ही आना था। शाइस्ता ने चिट्ठी में लिखा था कि उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या में गवाह नहीं थे। उमेश पाल अपने अपहरण के मामले में वादी थे, जिसमें उनकी गवाही 16 से 17 अगस्त 2016 को दर्ज हो चुकी थी। वहीं शाइस्ता ने लिखा कि मेरे पति अतीक और देवर अशरफ के पास उमेश पाल की हत्या का कोई मकसद नहीं था। ये गंभीर राजनीतिक साजिश है। पत्र में आरोप लगाया गया था कि पुलिस उसके पति अतीक अहमद और देवर अशरफ को अहमदाबाद और बरेली जेल से लाकर हत्या की साजिश रच रही है। पत्र में लिखा था कि 2 पुलिस अधिकारी अतीक के विरोधी से उनकी हत्या की सुपारी ले चुके हैं। शाइस्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि आपके द्वारा मिट्टी में मिलाने के बयान के बाद उन्हें मेरे पति देवर और बेटों की हत्या का पूरा मौका मिल गया है। शाइस्ता ने अपने पति देवर और बेटों की रक्षा की गुहार सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई थी। शाइस्ता ने 27 फरवरी को लिखे इस पत्र में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और बता दें आपको कि हत्या के तीसरे दिन शाइस्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में नामजद है और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। ताजा जानकारी के अनुसार प्रयागराज में आज भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है, लेकिन अब इतना तो तय हो गया है कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है। तीनों शूटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि असली खिलाड़ी कोई और ही है। उधर अतीक की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद यूपी की पूरी अफसरशाही हिल गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पुलिस पर सवालिया निशान उठाए हैं। इस बीच योगी सरकार ने माफियाओं की लिस्ट में 25 और नाम जोड़े हैं, जिसमें भदोही की ज्ञानपुर सीट से 4 बार के विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा, सहारपुर निवासी बसपा के पूर्व एमएलसी हाजू इकबाल उर्फ बाला के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुनील राठी, बदन सिंह उर्फ बद्दो
वहां अम्बेडकर नगर के अजय सिपाही समेत अन्य कुख्यातों को शामिल किया गया है। इससे पहले सूचीबद्ध माफियाओं में माफिया मुख्तार अंसारी, ब्रजेश्वर सिंह, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन सिंह, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू, सुशील उर्फ मूंछ, सीरियल किलर सलीम, रुस्तम और सोहराब समेत अन्य नामों में 25 और नाम जोड़ दिए गए हैं, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुछ 64 माफियाओं की लिस्ट सरकार के पास है। सूचीबद्ध माफियाओं की गतिविधियों पर एसटीएफ और जिला पुलिस कड़ी नजर रखती है। तारीख को जब उनको वापस जिला कचहरी प्रयागराज से बरेली जेल ले जाया जा रहा है, तो उससे पहले उनको जो है पुलिस लाइन ले जाया गया। तो किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जो है उनको कहा कि इस बात को बचे हो, लेकिन 15 दिन उनको निकाल कर दिया जाए। इस बाबत ये बयान मीडिया में भी आया था और इस बाबत मैं उनसे जेल मिलने भी गया था। तो उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया हाँ एक अधिकारी जिनका नाम मैं आपको नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन अगर इस तरह कोई घटना घटित होती है, मेरे साथ मेरी हत्या होती है, तो बंद लिफाफे में सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई जो है हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री के पास बंद लिफाफा चिट्ठी पहुंचाएगी। तो क्या वो चिट्ठी अभी कहाँ है, वो कब तक पहुंचेगी? उस चिट्ठी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस चिट्ठी के बारे में मरहूम अशरफ जी ही जानते हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पंकज त्यागी जी हमारे साथ हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त ब्रजेश भाटी जी जुड़ गए हैं, सपा के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और GS अवाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IPS है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अवाना जी आपके साथ ही करते हैं। अवाना जी, ये जो शाइस्ता ने जो चिट्ठी लिखी, सर ये बताइए कि ये और कितने राज सामने ला सकती है? कहां तक पुलिस इस पूरे मामले में जांच इस पत्र के जरिए आगे पहुंचा सकती है? हालांकि जो वकील जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं वो तो अभी तक CM योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे नहीं है, लेकिन शाइस्ता की चिट्ठी के बाद पुलिस को और कितनी मदद मिल सकती है आगे तक पहुंचने में? देखिए, दोनों जो चिट्ठी हैं, इसमें शाइस्ता की और जो दूसरी चिट्ठी जिसका जिक्र उनके वकील विजय मिश्रा ने किया, इसमें दोनों चिट्ठियों में एक चीज करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ऑथेंटिसिटी, जो चिट्ठियां हैं उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, और दूसरी जो कंटेंट हैं वो किस मकसद से लिखे गए। क्या इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरी तरफ ले जाने के लिए है या और कोई मकसद है? तो इन दोनों एंगल से पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। चिट्ठी का लिखना काफी नहीं है, उससे रिलेटेड कोरोबरेटिंग जो एविडेंस है उसकी भी आवश्यकता है। केवल एक चिट्ठी नहीं है, तो इन सारे पहलुओं पे पुलिस को जरूरत पड़ेगी। अब इसमें जिस तरह से कहते हैं कि CM योगी को चिट्ठी लिखी और CJI को लिखी, सुप्रीम कोर्ट के और इलाहाबाद हाई कोर्ट के CJI को लिखे, ये 3 जगह भेजी। तो जब CM को चिट्ठी लिखी है तो उससे ये साफ है कि वो CM के खिलाफ तो है नहीं, कोई किसी और को वो इंडिकेट कर रही है, किसी और को इंडिकेट कर रही है। वो पॉलिटिशियन भी है, अफसर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। और ये भी सही है कि क्रिमिनल तो थे तीनों, पर बहुत स्मॉल टाइम क्रिमिनल, उस लेवल के नहीं थे कि अतीक अहमद को इस तरह से मारें। सोफिस्टिकेटेड टर्किश जो हथियार हैं उनसे आके और ये मारे। इसमें जो रूट है, जैसे मूसे वाले में भी जो हथियार का इस्तेमाल हुआ वो टर्किश था, तो इसमें रूट बनता है टर्की से पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से फिर ये इंडिया में। क्योंकि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो इतना सख्त नहीं है, वो लूज बॉर्डर है। तो उस बॉर्डर के थ्रू और आजकल ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि टर्की से जो हथियार आ रहे हैं वो ही ज्यादातर गैंगस्टर के पास। इसमें भी जो इस्तेमाल हुआ है वो टर्की से 7-8 लाख रुपए के रकम है। इतने कीमती वेपन उनके पास, उनका वजूद नहीं था कि वो
ये ले सके तीनों। बिल्कुल यदि बिल्कुल। होटल में रुकते हैं तो कोई दूसरा इसके पीछे अवश्य है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। कौन है जिसको फायदा होता अतीक और अशरफ की। सर लेकिन आप निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो सवाल इस बात को लेकर भी है कि पुलिस पर ही सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और आईजी एसटीएफ अमिताभ यश, जो कि अतीक अहमद के विरोधियों से उनकी हत्या की सुपारी बहुत पहले ही ले बैठे हैं। अब ऐसे में पुलिस पर ही सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो सवाल इस बात को लेकर कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी। देखिए, पुलिस पे तो अक्सर सवाल उठते रहते हैं, परंतु यदि किसी पुलिस अधिकारी ने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, वो भी जांच का विषय है। अब पुलिस वाले ने सुपारी ले ली, ये ले ली, ये तो मुझे बहुत अजीब लगता है। इस तरह के टर्म्स, इस तरह की बातें होती होंगी माफिया वर्ल्ड में, और पुलिस अफसर के लिए ये बातें मुझे दिलचस्पी नहीं है। परंतु अगर कोई किसी भी तरह से मुनव्वर है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है पंकज जी, जिस बात का जिक्र शाइस्ता की चिट्ठी में हुआ कि राजनीतिक साजिश के चलते उनके पति, उनके बेटे, उनके देवर को फंसाया गया और सीधे सीधे सफेद पोशों का भी नाम ले रही है। 44 साल से क्या उनके पीछे राजनीतिक लोग नहीं थे? क्या 44 साल से उनकी किसी पुलिस वाले ने सुपारी नहीं दी? ये केवल एक भटकाना है। केवल सारे के सारा पूरा परिवार, जितने भी बच्चे हैं, एक बेटा मारा गया, खुद मारे गए, ये क्या सबूत है? 44 साल से जो प्रयागराज के लोग हैं जो इन्हें झेल रहे थे, आज आयशा प्रवीण जी के उनके चिट्ठी में उनके खिलाफ, उनके लिए भी कुछ लिखा है, नहीं लिखा? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रयागराज के लिए बहुत खुशी का दिन था जिस दिन क्या नाम है इनकी हत्या हुई है। ये कोई महात्मा नहीं थे, ना कोई ये क्या नाम है कोई समाजसेवी थे, ये बदमाश थे और बदमाशों का यही हाल होता रहेगा। ये कौन सा तरीका है आपका पंकज जी? आप न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रखते हैं क्या? देश में कानून है, देश में संविधान है, देश में न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है और हो भी रहा था। अगर आप भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है तो यानी कि कानून का राज नहीं चाहती क्या भारतीय जनता पार्टी? आप मेरी बात सुनिए। बेटे असद से 5 लाख का इनाम क्यों सरेंडर नहीं हुआ? आज तक आयशा जी जो है इनके 50,000 का इनाम है, क्यों सरेंडर नहीं होती कोर्ट में जाके? तब नहीं आता इनको, इन लोगों को कि कानून का साथ लेना चाहिए या कानून की मदद लेनी चाहिए। सारे के सारे बेटे उनके उसमें हैंगे, क्या नाम है, जेल में पड़े हैं। किसी न किसी कानून का उन्होंने उल्लंघन कराए तभी तो हुए हैं। आज कानून पर उंगली उठाते हैं क्योंकि जब योगी जी ने ये कहा कि यहाँ से बदमाश चले जाएं। और आप मुझे बताइए कि अतीक अहमद ने तो तब भी ये कहा पकड़े हुए कि मैं बदला लूंगा। आप ऐसे आदमी से क्या सोच सकती हैं? उनके प्रति क्या आपकी सहानुभूति हो सकती है? मुझे बताएं, समाज की क्या सहानुभूति हो सकती है? आज आयशा परवीन क्यों नहीं सरेंडर करती? कल को उन्हें कुछ हो जाए। आप कहते हैं जो हुआ वो सही हुआ, आप ये कह रहे हैं जो हुआ वो सही हुआ? बिल्कुल ठीक है। ब्रजेश भाटी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसा कि आप लोग पहले ही कहते हैं कि बचाने की कोशिश कर रही है, आप कह रहे हैं जो हुआ वो सही हुआ। देख लिया आपने नेहा जी, आप देख लीजिए किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि जो है कि अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास रहा है, उनके बेटे का भी नाम उसमें उमेशपाल हत्याकांड में आया। लेकिन मुझे ये बता दें, कुलदीप सेंगर कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है, मोनू सिंह कौन है, और मेरे पास सैकड़ों लोग लिस्ट है जो बीजेपी के नेता हैं। ये देशभक्त हैं, ये समाजसेवी हैं। इनका एनकाउंटर कब करेंगे आप? मुझे ये बता दीजिए, इनका एनकाउंटर कब करेंगे आप? ये अतीक अहमद तो चलो आपने बदमाश बता दिया, आप लोग ये नहीं देख रहे इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, कानून की हत्या उड़ाई गई है, कोर्ट की अवहेलना हुई है। अगर आप इस तरह के कानून, अगर आप लोग ही मालिक हैं, आप लोग ही न्यायपालिका है, तो फिर कोर्टों में ताला लगवा दें। नहीं, अगर आप फैसला करने लगे नहीं तो कानून व्यवस्था पे तो विश्वास रखना ही पड़ेगा ना। आप लोग दूसरी पार्टी को कहते हैं, लेकिन आप लोग अगर उसका पालन नहीं करेंगे पंकज जी,
तो ये वाकई बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर आप कहते हैं सही हुआ तो 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया? पूछूंगी मैं, ब्रजेश जी अपनी बात पूरी कर ले। रुक जाइए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप एक बार चुप रहे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए मेरी बात। मुझे ये बताइए, ये जो है ब्रजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है, ये बता दें। इन पर कार्रवाई कब करोगे आप? इन पर कार्रवाई कब करोगे? सरेंडर ये जो चिट्ठियां आई है ना, ये सारा खोल कर रख देंगी। आप अगर ज्यादा कानून में आप आस्था रखते हैं तो आपको इस तरह का जघन्य अपराध नहीं होने देना चाहिए था। आपकी सरकार, आप जिम्मेदारी, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक पुलिस के माफिया कोर्ट तय करता है, उसका ट्रायल चल रहा था, उसका ट्रायल चल रहा था, वो अदर राज्य में भी बंद था, उसको यहाँ लाया गया। हम कतई भी उसका समर्थन नहीं करते, ना मेरी पार्टी करती है, हम कतई भी उसके कोई सरोकार नहीं रखते। लेकिन कानून भी तो कोई अपना विश्वास रखना चाहिए लोगों को। आप लोगों ने कहा कानून, कोर्ट में ताला लगवा दें आप। अगर आपकी पुलिस और आप ही इसका इंसाफ करने लगे हैं, आप लोगों को कोर्ट मारने का काम करने लगे हैं, तो फिर क्या रह गया? ठीक है अवाना साहब, अच्छा ये बताइए, अवाना साहब ये बताइए कि जिस तरह से इन आरोपियों के साथ जो हत्यारे हैं उनके साथ जो पुलिस का ट्रीटमेंट होना चाहिए था, वो प्रक्रिया के तहत चला क्या? बिल्कुल प्रक्रिया के तहत चलेगा। और उन्होंने क्राइम किया है, उस लिहाज से जितने भी एक्ट होंगे वो लिए जाएंगे, लिए जा रहे हैं। और इसमें कुछ ये नहीं है कि अगर उन्होंने किसी माफिया को मारा तो उनको किसी तरह की रियायत दी जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने मर्डर किया है, सजा देना जुडिशरी का काम है। और जो ये तीनों है उसको, उसके पीछे कौन है, उन्होंने कैसे कैसे अरेस्ट किया, कैसे ये सब हुआ, इन सब की पूरी इंटरोगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे साक्ष्य जुटाए जाएंगे। ये सबके सामने हुआ है, वीडियो बनी हुई है किस तरह से हुआ है। 10 सेकंड के अंदर 18 राउंड फायरिंग की है, कितने सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, और इस तरह से उन्होंने ये सारा प्लान किया कि वो यहाँ पे आएंगे और उस वक्त हम इस तरह से करेंगे। तो ये तो सारा वेल प्लान्ड है, इसके पीछे लोग हैं और यही चीज नहीं है। FIR में भी देखें तो 2 अज्ञात लोगों के बारे में लिखा हुआ कि 2 अज्ञात लोग भी हैं। तो अभी पुलिस तो सारी इन्वेस्टिगेशन बताएगी नहीं, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाती है। तो करते कि उतनी डिटेल्स मीडिया में या अब बाहर नहीं आती हैं, पर वो काम कर रही होगी और सब चीजें सामने आ जाएंगी। इसके बाद में सारा जो साक्ष्य है सारा वो कोर्ट के सामने रखा जाएगा, कोर्ट उसको देखेगा और उसके अनुसार अपना। ठीक है, अभी तो शाइस्ता की चिट्ठी से ही खुलासे हुए हैं, बाकी और भी जो चिट्ठी पहुंचने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद, वाकई उसमें देखने वाली बात है कि क्या कुछ नाम निकल के सामने आता है। लेकिन पंकज जी, ये यहाँ पे आरोप, जी सर बताइए। शाइस्ता की चिट्ठी के बारे में मैं ये बताऊं कि वो खुद एक क्रिमिनल है, इसमें एक्यूज है, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। और एज पर द लॉ एक एक्यूज का स्टेटमेंट दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसमें और कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस चाहिए। ये कोई सेक्रोसेंट नहीं है कि शाइस्ता ने जो कह दिया वो 100% सच मान के पुलिस काम करेगी, ऐसा नहीं। जी ठीक है पंकज जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी का नाम भी सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे एक मंत्री का नाम सामने आना, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और आप तो ये कह ही चुके हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि पुलिस ने अपन रोल बिल्कुल बहुत खूबसूरती से निभाया। कम से कम इन्हें पकड़कर जब इनकी जांच होगी तो इनके पीछे कौन है, आप जैसे नंदी गोपाल जी का नाम ले रही हैं या कोई और भी हो, वो सब चीजें सामने आएंगी। और रही बात नंदी गोपाल की, तो नंदी गोपाल की बात रही तो हेलो सुन पा रहे हैं, बताइए। कि नंदी गोपाल जी की अगर बात रही, अब तो ये किसी न किसी का नाम लेंगे। हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को, इनके ऊपर पत्थर फेंकने,
कंकड़ फेंकने, धूल और उड़ानी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 44 साल पे इनको कोई चिट्ठी याद नहीं आई? जब ये बैठ के उन्हें शर्म देते हैं, आज भी ये फरार है खुद आयशा जी, तो इन्हें शर्म नहीं आती? ये क्यों नहीं सरेंडर करती? अगर ये बिल्कुल कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो सरेंडर कीजिए, कोर्ट में जाइए, थाने में सरेंडर कीजिए। नहीं, अगर ये मंत्री का नाम है, मैं सवाल जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। नहीं देखिए, अब तो ये तो मेरा नाम लेने लगे, आपका नाम लेने लगे, किसी का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है किसी का भाटी जी, अभी आपने सुना अवाना जी को। देखिए, ये कह रहे हैं कि एक जो आरोपी जिसके ऊपर इनाम भी घोषित है वो खुद एक्यूज है, और ऐसे में अगर वो इस तरह की चिट्ठी लिखते हैं उनका कोई मायने नहीं है, उनके बयान के कोई मायने नहीं है। वो भले ही तमाम आरोप पुलिस अधिकारियों पे लगा रही हो, भले ही नेताओं के नाम ले रही हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट का कोई मायने नहीं रखता। ऐसे आरोप कोई मायने नहीं रखते जो खुद कहीं ना कहीं कानून के डर से भाग रही हो। नहीं अजी, अवाना जी हमारे बड़े अधिकारी रहे हैं, IPS रहे हैं, बड़े सम्मानित इन्होंने का पूरा कार्यकाल रहा है। कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं बाबूजी भी, लेकिन जो है ये चीजें जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि उसका आप मुझे ये बताएं त्यागी जी, आप सत्ता में बैठे हैं, आप इतनी बेशर्मी के साथ इस बात को कैसे नकार सकते हैं? जब सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, अगर आपकी सरकार में इस तरह की चीजें हो रही है, जघन्य अपराध हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। सुनो, इस चीज को आप नहीं नकार सकते। आपकी पुलिस है, आपके हाथ में सत्ता है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे किसी मंत्री का नाम ऐसे ही नहीं आएगा। कहीं ना कहीं इसमें कहीं संदिग्धता रही है, और ये इतना बड़ा क्राइम संलिप्तता रही है, और संलिप्तता किसकी रही है ये वाकई जांच का विषय है, क्योंकि अगर 10-10 लाख के पिस्टल इन युवकों के पास है तो जाहिर तौर पे सोचने का विषय है कि आखिर इनके पास इतने महंगे हथियार आए कहाँ से, कैसे लेकर आए। नेहा जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो आपसे उसने जो है 15 दिन पहले ही बता दिया, 2 हफ्ते पहले कि मेरी हत्या हो सकती है, तो इनकी डबल जिम्मेदारी बनती थी। कोर्ट ने किस लिए सिक्योरिटी दे रखी है? कोर्ट अपने मुजरिम के लिए सिक्योरिटी किस लिए देता है? उसकी सुरक्षा के लिए। ये तो कोर्ट को भी नहीं मान रहे। तानाशाही की हद हो चुकी है, प्रदेश में प्रकाष्ठा हो चुकी है तानाशाही की, और संविधान तालिबानी तरीके से आप देख लीजिए। आज से 10-15 दिन पहले घटना है, एक व्यक्ति को खंभे से बांध के मारा गया, एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया, वो पूरा परिवार बैठा हुआ, उसकी 302 हमारे बाबूजी बैठे हैं, अवाना जी बता दे, 302 की धारा को 304 में चेंज कर दिया गया। वो परिवार न्याय के लिए बैठा है। आप बताएं, आकाश गुजर जो एक मेरठ में आगरा में भर्ती देखने आया था, ग्वालियर का लड़का था, उसको पुलिस ने एनकाउंटर मार दिया। नहीं, ये तमाम बातें करके अभी आप इसके ऊपर बात करिए ना भाटी जी, इस मसले में बात करिए। तो कहाँ कानून रह गया? बता दें मुझे, आप कहाँ सरकार चला रहे हैं त्यागी जी, जो बेमतलब की बातों कर रहे हैं चैनल बैठ के? कोई औचित्य है इन चीजों का? 50,000 का इनाम ठीक है, 50,000 का इनाम किस पे है? ये अरे मुझे बताइए इनाम, मुझे ये बताइए इनाम है तो एनकाउंटर करा दें उनका भी, आप एनकाउंटर करा देना। तो किसी अपराधी का साथ दे रहे हैं क्या आप? वो एक अपराधी था ब्रजेश जी, आप उसका साथ दे रहे हैं क्या? मैं पहले समाजवादी पार्टी उसके साथ है क्या? पहले कह चुके हैं, अतीक अहमद से हमारा और हमारी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। अपराधी था, उस पर कार्रवाई करनी थी, कोर्ट उसे न्याय देता। सर, अगर सांसद उस पार्टी से रहे हैं तो आपके सहयोगियों ने टिकट भी दिया था, उसको भी याद कर लीजिए पंकज जी, उस बात को भूल गए क्या? राजूपाल की पत्नी हमारी पार्टी से विधायक है। बताइए, सांसद तो वो रहे हैं, तो वो भी हमारी पार्टी, हम क्यों किसी का समर्थन करेंगे अपराधी का? हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी था ना, हमारे कोई, ये तो सुनो, ये तो मैं बताऊं पंकज जी, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में आप बोलते हैं, बहुत बड़ी कमी है आपकी, ये आप पूरी बात हो जाने देख रहे हैं, जब आप बीच में बोले। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर वो अपराधी था, उसे कानून सजा देता, उसे फांसी पर लटका देता, उसके बेटे ने मर्डर करा, उसे सजा देता, लेकिन इस तरह से एनकाउंटर करने, ये तो तालिबान को याद दिला रहा है। ये एनकाउंटर नहीं है सर, एनकाउंटर जो हुआ वो अलग है। जो अतीक और अशरफ की हत्या हुई, हत्यारों ने मौत के घाट उतारा, वो एक अलग है। खुद व्यक्ति ये कह रहा है मेरी जान को खतरा है, तो उसमें सुरक्षा में चूक। ठीक है, अब जांच का विषय है, चलिए इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। उम्मीद ये करते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, जिससे कि सब कुछ तस्वीरें साफ हो पाएगी कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन से बड़े लोग हैं और किसकी ये साजिश थी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।